हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो 11th क्लास की साइंस, जिसमें हम 12th चैप्टर को शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में करेंगे। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक है और इसी में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके बनते हैं वही आपने करने हैं और वही मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे फ्रिक्शन नाम है चैप्टर का, तो उसमें पता चल रहा है कि कुछ ऐसा है जो फोर्स को, जो स्पीड को, मोशन को रोक रहा है। ठीक है, अगर कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या उसके नुकसान होंगे, ये सुन लो। जब भी आप चलते हो तो आपकी स्लीपर्स जो होती हैं या बूट्स जो होते हैं वो घिस जाते हैं। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन क्या करता है? हमें रोके रखता है, हमें थोड़ा सा अटैचमेंट देता है ताकि हम वहाँ उस जगह पे टिके रहें। फ्रिक्शन नहीं होगा बिल्कुल भी तो हम फिसल जाएंगे। जैसे ये बच्चा यहाँ पे, फ्रिक्शन इसने महसूस नहीं किया क्योंकि इसका पैर छिलके के ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया वहाँ से और वो बच्चा गिर गया। ठीक है, उसके बाद आता है, एक सेकेंड, कहाँ पहुँच गया ये जब, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे कोई टेबल रखी हुई है, उसके ऊपर बुक रखी हुई है, आप ऑब्जर्व करते हो कि ये मूव नहीं करती किसी भी डिस्टेंस पे। ठीक है, क्या होता है इसमें? ये बुक तभी मूव करती है जब हम इसको खुद अपने हाथ से हिलाते हैं। ठीक है, किसी डायरेक्शन में आप इसको खींचते हो तो जब जैसे ही आप उस पर फोर्स लगाना बंद कर देते हो वो रुक जाती है। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा फोर्स काम कर रहा है जो उसे रोक रहा है वहाँ पे। ठीक है, अगर आप इस बुक को इधर लेकर जाओगे तो भी जैसे ही आपने हाथ हटाया, जैसे ही आपने फोर्स लगाना बंद किया, वो बुक वहाँ पे रुक जाएगी। इसका मतलब है जो फोर्स इस पे काम कर रहा है, जो आपके फोर्स के अपोजिट इस पे काम कर रहा है, जो इसे रोक रहा है, उसी फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट लाइन है जो फ्रिक्शन के बारे में लिखी हुई है कि जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हो, ध्यान से पढ़ना है इसको, जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हो लेफ्ट की साइड में तो फ्रिक्शन राइट की साइड में काम करेगा। आप फोर्स अगर राइट की साइड में लगाते हो तो फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट की साइड में काम करेगा। मतलब अगर आप इधर जा रहे हो तो फ्रिक्शन इधर जाएगा, आप इधर इधर जा रहे हो तो फ्रिक्शन इधर जाएगा, है ना। तो फ्रिक्शन जो है हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। इज द फ्रिक्शन द सेम फॉर ऑल द सर्फेसिस? ये कह रहा है कि फ्रिक्शन क्या सेम होता है सभी सर्फेसिस के लिए? क्या ये स्मूथनेस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन बिल्कुल करता है। देखिए, जैसे जब आप टायर देखते हो किसी भी गाड़ी के, व्हीकल के, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे, जैसे ये टायर है, ठीक है, सॉरी ये टायर मैंने गलत बना दिया, इस तरह से टायर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे क्या कहते हैं उसको, ढांचे से बने हुए होते हैं। ठीक है, ताकि फ्रिक्शन से जब ये घिसने लगे तो ये टायर बिल्कुल स्मूथ ना हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा फ्रिक्शन चाहिए ताकि ये अच्छे से काम कर सके। तो इसका जवाब मैं यहीं पे दे देती हूँ कि फ्रिक्शन सभी सरफेसेस का सेम नहीं होता, ज़्यादा खुरदरा होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। ठीक है, जो डिफरेंट सरफेसेस होते हैं उनके बीच में कुछ इरेगुलरिटीज़ होती हैं। यहाँ पे आपको दिखेगा जो फ्रिक्शन कॉज होता है वो उन दो सरफेस में जो इरेगुलरिटीज़ प्रेजेंट होती है, जो मतलब स्मूथनेस नहीं होती, कांटेक्ट में जो सरफेस होते हैं उनके बीच में जो इरेगुलरिटी होती है वही फ्रिक्शन कॉज करती है। तो जो इरेगुलरिटी हुई इस हिसाब से दो सरफेसेस के बीच में, वो एक दूसरे को लॉक करती हैं, तभी ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। सपोज एक सरफेस पे बिल्कुल भी इरेगुलरिटी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है जैसे आपकी टेबल है, लेकिन दूसरा जो ऑब्जेक्ट इस पे रखा हुआ है जो इसके कांटेक्ट में है उसमें नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ग्रेटर होगा क्योंकि एक की जो इरेगुलरिटी है वो काम कर रही है वहाँ पे। ठीक है, ये देखिए जैसे इस तरह से ही ये सरफेस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, इसमें इस तरह से कुछ ढांचा बना हुआ है जो क्या करेगा, हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि जो फ्रिक्शन होता है हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी इविल है, एक इविल की तरह। जैसे फोटोसिंथेसिस नेसेसरी इविल है, उसी तरह से फ्रिक्शन भी जो है वो नेसेसरी इविल है। समझ रहे हो? कैसे समझोगे इसे? देखिए, जब आप किसी अर्थन पोट को, कुल्हड़ को पकड़ते हो, सपोज उसका आउटर सरफेस बहुत ग्रीजी है या उसके ऊपर ऑयल लगा हुआ है, तो क्या उसको पकड़ सकोगे? नहीं पकड़ सकोगे क्योंकि उसमें फ्रिक्शन नहीं है और वो फिसल के गिर जाएगा। उसी तरह से आप किसी ग्लास को जब पकड़ रहे हो, उसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या आप उसको पकड़ के रख सकते हो? नहीं, क्योंकि वो गिर जाएगा। तो कितना मुश्किल होता है जब आप किसी मडी ट्रैक पे चलते हो, जब कीचड़ वाली जगह पे जहाँ पे बहुत चिकनी मिट्टी पड़ी होती है, उस पे चलना आपके लिए कितना मुश्किल होता है क्योंकि आप बार बार फिसल जाते हो वहाँ पे।
जब मार्बल फ्लोर जो होता है गीला होता है, आप उसके ऊपर चल सकते हो, नहीं चल सकते हो क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि उसके बीच में इरेगुलरिटी नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है, वो चिकना है, इस वजह से आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब क्या है, यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। आपके पेन और पेंसिल फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, पेंसिल घिसना शुरू हो जाती है और पेन जो है वो इंक छोड़ना शुरू कर देता है, तो इस वजह से फ्रिक्शन वहाँ पर भी होती है। देखिए, जब कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो कोई चीज़ काम ही नहीं करेगी। जैसे चौक और बोर्ड के बीच में अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चौक उसके ऊपर चिकना होकर फिसल जाता है ना, तो वो चलता ही नहीं। अगर आप मूव करना स्टार्ट कर देते हो, फ्रिक्शन क्या करता है, आपकी स्पीड को रोकता है। एक टाइम ऐसा आता है बिल्कुल ऑब्जेक्ट रुक जाता है, कोई भी चीज़ हो, है ना। तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो कोई रुकेगी ही नहीं। कोई गाड़ी आपने चलाई, वो चलेगी चलेगी, चलती रहेगी चलती रहेगी। जब फ्रिक्शन नहीं होगा टायर्स के बीच में, ऑटोमोबाइल्स में जो टायर्स होते हैं, रोड के बीच में टायर के बीच में फ्रिक्शन नहीं होगा, दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। तब हम उसको रोक नहीं सकते, उनको चला नहीं सकते, और वो उनकी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकते। तो देखिए फ्रिक्शन कितना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, जब आप फिक्स कर रहे होते हो नेल किसी भी दीवार में, तब भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। जब आप टाई नॉट करते हो, कोई कोई गांठ लगाते हो, वहाँ पे भी फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, वरना तो वो गांठ जो है इतनी अपने आप खुल जाएगी। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। कोई बिल्डिंग वहाँ पे खड़ी नहीं हो सकती है अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो देखिए क्या क्या नहीं होगा। दूसरी तरफ फ्रिक्शन जो है ईविल है। इट वियर आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल वियरिंग एंड सोल ऑफ शूज। फ्रिक्शन की वजह से क्या क्या होता है, ज़रूरी ईविल क्यों बोला है इसको, क्योंकि मटेरियल को खा जाती है। कैसे, जैसे आपके स्क्रूज होते हैं या फिर आपकी बॉल बियरिंग होती है या जूते की जो तली होती है वो भी घिस जाती है फ्रिक्शन की वजह से, है ना। तो आपके जूते फट जाते हैं। जो तो क्या होता है, रेलवे स्टेशंस पे भी आपने देखा होगा, वर्न आउट स्टेप्स होते हैं, जो आपकी सीढ़ियाँ होती हैं वो भी खिंच जाती हैं। फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। जब आप अपनी हथेलियों को रगड़ते हो तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट अ रफ सरफेस। जब आप मैच स्टिक को रफ सरफेस से स्ट्राइक करते हो, घिसाते हो वहाँ पे, तो फ्रिक्शन की वजह से भी आग निकलती है वहाँ से, ठीक है। द जार ऑफ ए मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट इज रन। क्या होता है, व्हेन इट इज रन फॉर ए फ्यू मिनट्स। जो जार होता है, मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट इज रन फॉर ए फ्यू मिनट्स। जब किसी मिक्सचर का जार आप कई देर के लिए चलाते हो, कुछ मिनट के लिए चलाते हो, तो ये गर्म हो जाता है। तो क्या आप बता सकते हो ऐसे कुछ एग्जाम्पल जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। जब कोई मशीन चलती है, हीट जनरेट होती है क्योंकि वेस्टेज होती है वहाँ पे एनर्जी की। सपोज आपने गर्ल्स स्पेशली जब बाल धोती हैं तो बहुत चिकने बाल हो जाते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही वो जूड़ा बनाती है, कुछ करते, वो अपने आप खुल जाते हैं क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। तब क्या लगता है कि इतना चिकना भी नहीं होना चाहिए था बालों को, है ना। इस तरह से इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इंक्रीज भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं फ्रिक्शन को। अब देखिए, जो फ्रिक्शन होता है कई बार हम उसे इंक्रीज करते हैं, कई बार उसे डिक्रीज करते हैं। कैसे, देखिए फ्रिक्शन जो होता है वो डिज़ायरेबल होता है, कहीं कहीं हमें ज़रूरत होती है। जैसे हमारे जूते की सोल होती है, हम उसमें ग्रूव्स ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, ताकि वो जब चिकना हो जाएगा तो गिरना शुरू हो जाएंगे हम। तो हम क्या चाहते हैं कि उसमें ग्रूव्स बने हो। टायर होते हैं, टायर्स जो होते हैं ट्रैक्टर वगैरह के, उसमें भी ग्रूव्स होने चाहिए ताकि हमारे जो टायर हैं बहुत दिन बाद बदलने की नौबत आए, ठीक है। तो इस तरह से हम डेलिबरेटली इंक्रीज़ करते हैं, हम चाहकर उसे इंक्रीज़ करते हैं। और ब्रेक सिस्टम में भी हम ब्रेक पैड्स लगवाते हैं ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन बना रहे। कबड्डी प्लेयर्स होते हैं, अपने हाथों को मिट्टी से रगड़ते हैं ताकि जब वो दूसरे प्लेयर को, क्योंकि पसीना आ जाता है खेलते खेलते, वो उसको पकड़ नहीं पाते, ग्रिप नहीं बन पाती, तो वो मिट्टी से रगड़ते हैं अपने हाथों को ताकि वहाँ पे ग्रिप बन जाए। अब देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब आप घर में होते हो तो कुछ दरवाजे जो होते हैं, खिड़कियां, वो बंद करते हुए वहाँ पे आवाज़ आती है, ऐसे जैसे भूत भूत बंगला बन जाता है घर, क्योंकि वहाँ पे है ना फ्रिक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। जर लगने की वजह से वहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रीस डालते हैं या तो ऑयल डालते हैं ताकि उस पर फ्रिक्शन कम हो जाए और वो आवाज़ ना निकले।
ठीक है, बाईसाइकिल में, मोटर व्हीकल में ग्रीस डालते हैं मूविंग पार्ट्स के बीच में। इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और पहले वाले केसेस में क्या था, हमने फ्रिक्शन को वहाँ पे इंक्रीज किया था। सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट। जो भी सब्सटेंस जो होते हैं फ्रिक्शन को कम करते हैं उसको लुब्रिकेंट कहते हैं। ठीक है, जैसे ग्रीस है, ऑयल है। अब बूझो कहते हैं, कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सरफेसेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट। क्या हम फ्रिक्शन को बिल्कुल जीरो कर सकते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट में तेल लगा के, है ना, या फिर उसमें लुब्रिकेंट लगा के। तो पहली कहती है, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड। फ्रिक्शन को हम पूरी तरह से नहीं निकाल सकते। नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस ऐसा नहीं है जो बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ हो। सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। कुछ इरेगुलरिटीज जो होती है हमेशा होती है वहाँ पे। ठीक है, अब आता है व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं, वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। देखिए, अब अगर इस बैग को इन पहिए के बगैर अगर ये बच्चा चलाता तो इससे बहुत ताकत लगानी पड़ती, क्योंकि अपोजिट फोर्स जो है वो काम भी कर रहा होता बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि ये पहिए हैं, ये गोल घूम रहे हैं, इसलिए फ्रिक्शन कम है। और अगर डायरेक्ट इस बैग को दूसरी साइड से भी घुमाना पड़े तो ताकत लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन काम कर रहा है उसके अपोजिट में। ठीक है, इस तरह से ये पेंसिल्स के ऊपर ये जो बुक है ये आसानी से चलेगी, क्योंकि ये पेंसिल्स रोल कर रही हैं, घूम रही हैं। When one body roll over the surface of another, the resistance to its motion is called rolling friction. तब भी resistance है, लेकिन वो कौन सा है, वो resistance है rolling friction. Rolling reduce करता है friction को. Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, rolling friction क्या होता है, sliding friction से कम होता है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को घसीट के ले जाते हैं तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, है ना, और जब कोई चीज़ को रोल करके ले जाते हैं तो फ्रिक्शन कम लगेगा। रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड द एक्सेल्स ऑफ सीलिंग फैंस एंड बाईसाइकिल। जैसे आप सीलिंग फैन जहाँ से लटके होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, देखिए, जब भी हम किसी चीज़ को मूव कर रहे हैं, चाहे एयर में मूव कर रहे हैं या कहीं पर भी, तो वहाँ कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। हमारी एयर बहुत ही लाइट है, बहुत थिन है, लेकिन फिर भी वहाँ पे फ्रिक्शन होता है। इसी तरह से पानी में भी और लिक्विड्स जो भी होते हैं वो सारे फ्रिक्शन लगाते हैं। साइंस में जो कॉमन नेम है गैसेस और लिक्विड का, वो क्या है, फ्लूइड है। सभी गैसेस को और लिक्विड को हम फ्लूइड बोल सकते हैं। तो अब क्या आता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रिक्शनल फोर्स इनकी वजह से निकलता है, लगता है, उसको क्या कहते हैं, ड्रैग कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द फ्लूइड डिपेंड ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू दैट फ्लूइड। देखिए, जो फ्रिक्शनल फोर्स किसी भी लिक्विड में लग रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने इसलिए हाईलाइट किए हैं क्योंकि जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको ट्रू फाइंड आउट करना होता है या फॉल्स फाइंड आउट करना है तो ये कंफ्यूज कर देती हैं। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो डिटरमाइन करेगी कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। शेप अगर ऐसी होगी तो बॉडी को ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शन कम कर देती है इस तरह की। और अगर कोई बॉडी इस तरह से स्क्वायर शेप में होगी तो ज़्यादा पानी आके उसकी सरफेस से टकराएगा और ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारी जहाज़ होती है उनकी शेप ऐसी होती है। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड्स टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। बहुत सारे एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि मिनिमाइज किया जा सके फ्रिक्शन को। तो ऑब्जेक्ट्स को एक शेप दी जाती है फ्रिक्शन कम करने के लिए। साइंटिस्ट गेट हिंट्स फ्रॉम दीज स्पेशल शेप्स। जो हमारे नेचर में जो शेप होती है ना, साइंटिस्ट उसी से आइडिया लेते हैं कि हम किस तरह की चीज़ बनाएं, किस मीडियम में, कौन सी चीज़ में कम फ्रिक्शन होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। वो नेचुरल चीज़ों से आइडिया लेते हैं। फ्रॉम नेचर बर्ड्स एंड फिशेज हैव टू ऑल दैट। देखिए, कितना अच्छा स्टेटमेंट है। अगर इसको ट्रू फॉल्स में डाल दें तो आप सोचोगे कि बर्ड्स कब से फ्लूइड में मूव करने लगे, है ना। लेकिन अभी पहले वाली लाइन में मैंने बताया था कि जो फ्लूइड है वो गैसेस और लिक्विड दोनों का नाम है। तो बर्ड्स गैसेस में मूव करते हैं, एयर में गैसेस हैं, और फिशेज जो है वाटर में मूव करती हैं। तो इनको मूव करना पड़ता है और नेचर ने इनको इस तरह से बनाया है कि वो आसानी से मूव कर सके। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम नॉट टू लूज मच एनर्जी।
ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो इसलिए उनकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि ज़्यादा एनर्जी ना लगानी पड़े। ये देखिए जो आपकी शेप है एरोप्लेन की, वो बिल्कुल एक बर्ड से मिल रही है, ठीक है। तो इसी तरह से आइडिया लेके साइंटिस्ट काम करते हैं, और इसी तरह से आप भी अपना काम करें। नेचर ने हर अपना काम किया है। सुबह सूरज निकलता है, शाम को ढल जाता है। कभी ऐसा नहीं होता कि सूरज छिपना बंद हो गया या भूल गया, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होता कि रात में तारे नहीं टिमटिमाते, कभी ऐसा नहीं होता कि हवाएं नहीं चलती, है ना। कोई भी एक चीज़ अगर बंद हो जाती है तो सपोज़ क्या होगा, सूरज एक दिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हाहाकार मच जाएगा। इसी तरह से आप भी अपनी ड्यूटी को अगर करते रहोगे तो ज़रूर आपको, आप जिस जगह पे, जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचोगे। इसी हौसले के साथ, इसी हिम्मत के साथ, जय हिंद जय भारत। बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर वीडियो लाइक का आता है, आपको पसंद आता है, तो उस पर लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। थैंक यू वंस अगेन।